हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो हम सामाजिक विज्ञान में इसमें भूगोल इसमें पढ़ाया जा रहा है। भूगोल का जो लास्ट चैप्टर है जनसंख्या। तो पिछले वीडियो में आपने जनसंख्या के बारे में पढ़ा, जनगणना के बारे में समझा, और जो जनसंख्या के का वितरण जो होता है घनत्व के आधार पे या संख्या के आधार पे, उसके बारे में आपको बताया जा चुका है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया। आगे जो पहला पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन की प्रक्रिया। देखिए, जनसंख्या में जो होने वाला परिवर्तन होता है उसकी तीन मुख्य प्रक्रिया होती है। कौन कौन? जनसंख्या में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसकी तीन प्रमुख प्रक्रियाएं होती हैं। जो परिवर्तन होता है कौन कौन? एक होता है जन्म दर। जनसंख्या में जो भी परिवर्तन होता है उसके कितने प्रक्रियाएं होती हैं? तीन प्रक्रिया होती है। एक होता है जन्म दर, एक होता है मृत्यु दर, और एक होता है प्रवास। कितनी प्रक्रिया होती है? जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसकी कितनी प्रमुख प्रक्रियाएं होती है? तीन। जनसंख्या अगर कहीं पे भी परिवर्तित होता है तो तीन प्रमुख कारणों से ही परिवर्तित होगा। किस किस कारण से? जन्म दर से, मृत्यु दर से और प्रवास से। तीन के कारण होते हैं जिसके कारण जनसंख्या क्या होती है? परिवर्तित होती है। अब देखिए, जनसंख्या जो जन्म दर जो है, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है वही क्या होता है? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि होती है। यानी कि जनसंख्या की वृद्धि कब होती है? जब जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर आ जाए। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर अगर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे जनसंख्या बढ़ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि जन्म दर 100 है और मृत्यु दर 80 है, मतलब ये है कि जनसंख्या वृद्धि हो गई। जन्मदर जहाँ पे जन्मदर और मृत्यु दर में अंतर पाया गया वहां पे हम कह सकते हैं कि वृद्धि हो गई, जनसंख्या में वृद्धि हो गई। यानी कि 100 लोग जन्मे, 80 लोग मरे, तो 20 जो बच गए, तो इसका मतलब 20 अतिरिक्त लोग वहां पे आ गए, तो यहाँ पे जनसंख्या बढ़ गई। वही अगर 100 मरे और 100 जन्म ले और 100 मर जाए तो बराबर 0, यानी कि जनसंख्या बढ़े ही नहीं, स्थिर रही। और अगर 100 जन्म दर हो, 120 मृत्यु दर हो तो -20 आ रहा है, मतलब ये कि जनसंख्या घट रही है। अगर माइनस आया जनसंख्या घट रही है, अगर प्लस में आता है तो जनसंख्या बढ़ रही है, अगर 0 आता है जनसंख्या स्थिर है। तो कहीं भी जनसंख्या को अगर वृद्धि हो रही है तो इसका कारण ये होगा कि जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर। अगर जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर कहीं पे भी आ रहा है तो क्या इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जनसंख्या बढ़ रही है। देखिए, अब जन्म दर क्या होता है? एक वर्ष हम कह सकते हैं, एक निश्चित समय में कह लें या एक वर्ष कह लें, तो एक निश्चित समय में 1000 व्यक्ति पे जन्म लेने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। एक निश्चित समय में 1000 व्यक्ति पे जन्म लेने वालों की संख्या ही, जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या में ऐसे कहेंगे। एक निश्चित समय में या एक वर्ष में कहना है कि जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या क्या कहलाएगी? जन्म दर कहलाती है। अब जो जन्म दर होता है, जन्म दर जब अधिक होता है तो वह जनसंख्या वृद्धि का कारण होता है। जहां पर जब जब जन्म दर अधिक होगा तो इसका मतलब क्या है कि वह जनसंख्या बढ़ रही है। जैसे मैंने इस उदाहरण के द्वारा बताया कि अगर मृत्यु दर से जन्म दर अधिक है तो मतलब ये कि जन्म दर बढ़ रही है। तो जहां जन्म दर का मतलब ये होता है कि एक निश्चित समय में 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से अगला पॉइंट है मृत्यु दर। अब मृत्यु दर किसे कहते हैं? फिर उसी वैसे ही ठीक ये भी हो जाएगा कि एक निश्चित समय में 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? मृत्यु दर कहलाती है। 1000 व्यक्ति, एक निश्चित समय में 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? मृत्यु दर कहलाती है। अब देखिए, मृत्यु दर जब घटती है, मृत्यु दर अगर घट रही है, मृत्यु दर का परसेंट जो है कम होता है, मृत्यु दर में गिरावट आती है, तो वह जनसंख्या वृद्धि का
कारण होता है। सरकार के विभिन्न प्रयासों के द्वारा क्या होगा कि मृत्यु दर घटा है। तो जैसे जैसे मृत्यु दर घटता है तो वो क्या होता है, मृत्यु दर के घटने से जनसंख्या वृद्धि होती है। जैसे कि ये उदाहरण इससे बढ़ता है कि अगर 100 लोगों का जन्म हुआ और मृत्यु दर 80 ही है, यानी कि मृत्यु दर घटी और ये जन्म दर बढ़ा, तो इसका मतलब ये जनसंख्या वृद्धि का कारण। जहाँ जहाँ पे सरकार विभिन्न प्रयासों के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करती है तो उन समस्याओं से मृत्यु दर में क्या होती है, गिरावट आती है। स्वास्थ्य पौष्टिक भोजन करने से मृत्यु दर में गिरावट आएगी, या अन्य चीजों के प्रयोग से मृत्यु दर में गिरावट आती है। तो जब मृत्यु दर में गिरावट आती है तो ठीक उससे क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि हो जाता है, जनसंख्या बढ़ेगी। यानी कि जैसे कि जन्म दर उसी अंतराल पे हो रहा है, जन्म दर मान लीजिए एक वर्ष में 100 लोगों का जन्म हो रहा है और मृत्यु 80 लोगों का हो रहा है, तो एक साल में 20 लोगों का जनसंख्या बढ़ गया। वही फिर मृत्यु अब 70 लोगों को होगा। सरकार के विभिन्न प्रयासों से, अस्पतालों की व्यवस्था से, विभिन्न प्रकार के दवाओं से, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के सुलझाने से, पौष्टिक भोजन करने से मृत्यु दर जो हुआ 80 से घट के 70 हो गया। तो अब जनसंख्या हो गया 30, यानी कि एक वर्ष में जनसंख्या 30 बढ़ गया। इस तरह से मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मृत्यु दर घटता है, मृत्यु दर में गिरावट आती है, वो जनसंख्या वृद्धि का कारण हो जाता है। तो ये था जन्म दर, ये था मृत्यु दर। अब प्रवास क्या है, अगला पॉइंट है प्रवास। प्रवास का मतलब होता है, ये प्रवास जो है वो जनसंख्या का तीसरा घटक है। जनसंख्या का ये क्या है, तीसरा घटक। पहला घटक है जन्म दर, दूसरा घटक है मृत्यु दर, ये तीसरा घटक है प्रवास। तो प्रवास क्या होता है, प्रवास का मतलब ये होता है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, प्रवास कहलाती है। यानी कि जब लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो वही क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। प्रवास का मतलब कि जब लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो वो लोगों का आना जाना ही क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। और जो प्रवास होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन, पहला होता है आंतरिक प्रवास। पहला क्या होता है, आंतरिक प्रवास, और दूसरा क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास। प्रवास कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आंतरिक प्रवास का मतलब क्या होगा कि देश के अंदर, आंतरिक प्रवास का मतलब देश के अंदर आवाजाही। अंतरराष्ट्रीय प्रवास का मतलब क्या होगा कि देश के बाहर, तो एक देश से दूसरे देश में आवाजाही। देखिए अब आंतरिक प्रवास क्या होता है, जैसे आंतरिक प्रवास में कि आकार, जनसंख्या के आंतरिक प्रवास के दौरान क्या होता है कि जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आंतरिक प्रवास में जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए इंडिया है, अब इंडिया में 121 करोड़ जनसंख्या हम मान लेते हैं। अब इसमें आंतरिक प्रवास के द्वारा 121 करोड़ जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि अब 121 करोड़ है, यूपी में 20 करोड़ मान लेते हैं और महाराष्ट्र में मान लेते हैं कि एग्जैक्ट नहीं लेकिन मान लेते हैं 15 करोड़। अब अगर यूपी के 20 करोड़ में से 2 करोड़ महाराष्ट्र में चले गए तो महाराष्ट्र की जनसंख्या हो गई 17 करोड़, और यूपी में जो 20 करोड़ था 2 करोड़ निकल गए तो 18 करोड़। अब इन दोनों की जनसंख्या कितनी हुई, 18 और 17 35, और पहले 20 15 35 थी। मेरा मतलब यह है कि देश के विभिन्न राज्यों से जनसंख्या जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में जाए, तीसरे राज्य से चौथे राज्य में जाए, पांचवें राज्य से छठे राज्य में घूमने जाए, वहां पे रहने जाए, तो जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ उसके वितरण में परिवर्तन होगा, प्रभावित होगा कि एक स्थान से जहां लोग थे ज्यादा वहां पे चले गए, उस स्थान से वहां पे चले गए। सिर्फ वितरण प्रभावित होता है, जनसंख्या का आकार प्रभावित नहीं होता है। जैसे एक गाँव में 1000 लोग हैं, इस घर से उस घर कुछ लोग गए, उस घर से कुछ लोग कुछ गए, और उस घर से कुछ लोग उस घर कुछ लोग गए, तो जनसंख्या तो 1000 होगा ना, उसमें जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ उसके वितरण में परिवर्तन हुआ। एक परिवार में जहाँ 4 लोग थे उस परिवार के 4 लोग इसमें आके 8 लोग हो गए, वहां पे जो 1 लोग थे 2 लोग हो गए। ऐसे यानी कि वितरण में परिवर्तन होता है, वितरण प्रभावित होता है, जनसंख्या का आकार प्रभावित नहीं होता। कब, जब आंतरिक क्षेत्र में लोग इधर से उधर आते जाते हैं आंतरिक प्रवास के द्वारा। वही अंतरराष्ट्रीय जो प्रवास है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास में क्या होता है कि लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रवास में क्या करते हैं, एक देश से दूसरे, जैसे भारत के बहुत सारे लोग दुबई में रहते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं, वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं, यूके चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं, बहुत सारे देश में भारत के लोग जाके बस गए। तो वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास है। उसको क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय, यानी कि भारत के लोग दूसरे देश में जाकर वहाँ प्रवास कर रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, तो वो होता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अब देखिए आंतरिक प्रवास में फिर आते हैं। अब आंतरिक प्रवास में देखिए, जैसे
इस समय हम क्या देखते हैं कि गांव के लोग जो होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, वो ज्यादा से ज्यादा इस समय शहरों में जाके बस रहे हैं, नौकरी गरीबी के कारण नौकरी की तलाश में, काम धंधे की तलाश में, पैसा कमाने के लिए, रोजगार पाने के लिए गांव के लोग कहाँ जा रहे हैं? गांव के लोग गांव छोड़ के शहरों में चले जा रहे हैं। तो शहरों की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। गांव से लोग क्यों शहर में जा रहे हैं? कि रोजगार पाने के लिए, आय कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। गांव में कुछ काम धाम है नहीं, तो पैसा कमाने के लिए, आय प्राप्त करने के लिए शहरों में जाते हैं, जिसके कारण दिन पर दिन शहरों की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। जैसे 1951 में क्या था कि नगरों में जो जनसंख्या था, पूरे भारत की जनसंख्या का नगरों में 17.29% था। 1951 में क्या था? 1951 में जो भारत की कुल जनसंख्या थी, उसका शहरों में जो जनसंख्या था 17.29%, यानी कि भारत की कुल जनसंख्या का शहरों में निवास करने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? 17.29%, जो 2011 में बढ़ के कितना हो गया? 31.80। 2011 में बढ़ के कितना हो गया? 31.80। कुल जनसंख्या का 1951 में शहरों में 17.29% ही लोग रहते थे, लेकिन क्योंकि गांव से लोग ज्यादा से ज्यादा शहरों में जाने लगे काम धंधे की तलाश में, तो 2011 में जो शहरों की जनसंख्या बढ़ गई, कितना बढ़ के हो गई? 31.80। पूरे भारत की जनसंख्या का जो शहरों में जनसंख्या बढ़ गया, कितना हो गया? 31.80 हो गया। इसी तरह से 2011 में जो 10 लाख से अधिक जो क्या कहते हैं जनसंख्या वाले नगर थे, 10 लाख, ऐसे होता है ना कि 10 लाख से अधिक किस शहर में जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, तो उस समय 2001 में जो 2001 में 10 लाख वाले जो शहर थे, किस शहर में 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या है, 10 लाख जनसंख्या है, उसकी संख्या थी 35। 2001 में कितनी थी? 35 शहर ऐसे थे जिसकी जनसंख्या 10 लाख या उसके ज्यादा थी। लेकिन वही 2011 में बढ़ के कितना हो गया? 2001 में 35 थी और 2011 में बढ़ के कितना हो गया? 53 हो गया। कितना हो गया? 53। मतलब ये कि गांव से लोग शहरों में काफी तेजी से प्रवास करते चले जा रहे हैं, वहां पे आय कमाने के लिए, काम धंधे की खोज में वो कहाँ गांव से शहर में चले जा रहे हैं, जिसके कारण शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। तो ये होता है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। आई होप आपको ये तीनों समझ में आया होगा। जन्म दर का मतलब क्या होता है कि 1000 व्यक्तियों के जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या, जीवित शिशुओं की संख्या ही जन्म दर कहलाती है। 1000 व्यक्तियों पे मरने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? मृत्यु दर कहलाती है। और प्रवास का मतलब क्या होता है? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना। प्रवास दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक प्रवास, अंतरराष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास का मतलब जब देश के अंदर ही लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, तो वो आंतरिक प्रवास कहलाता है। और अंतरराष्ट्रीय प्रवास जब एक देश से लोग एक देश से लोग दूसरे देश में जाते हैं, तो वो होता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगला पॉइंट क्या है? आयु संरचना। देखिए, आय संरचना का मतलब क्या होता है कि देखिए, अब किसी देश की, हम मान लेते हैं किसी देश की जो आय संरचना होती है, वहां के विभिन्न आयु समूह के लोगों को क्या करती है? संख्या को बताती है। किसी देश की जो आय संरचना होती है वो क्या करती है? वहां के विभिन्न आयु समूह के जो लोग हैं उनकी संख्या को बताती है। तो एक व्यक्ति की आय क्या करती है? एक व्यक्ति की जो आयु है वो उसकी इच्छा, खरीदारी और कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। एक व्यक्ति की आय क्या करती है? एक व्यक्ति की आय जो होती है उसकी इच्छा, खरीदारी और उसकी कार्य करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। भारत में जो आय संरचना है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला जो होता है 0 से 15, यानी कि 0 से 15 तक के आयु वर्ग वाले को क्या कहा जाता है? ये होते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, बच्चे। ये बच्चे होते हैं। दूसरा जो आय संरचना है वो 15 से 59, ये होते हैं, इसको कहा जाता है, ये कार्यशील जनसंख्या होती है। 15 से 59 जो होती है कार्यशील जनसंख्या होती है, इसको वयस्क कहते हैं। और जो तीसरा है 59 से, यानी कि 59 से आगे, आप कह सकते हैं 59 से ऊपर,
ये होते हैं ब्रिज। तो आयु संरचना जो होती है भारत में 3 मुख्य भागों में इसको बांटा गया है। 0 से 15 वर्ष तक के लोगों को बच्चे कहा जाता है। दूसरा 15 से 59 वर्ष के लोगों को वयस्क, और 59 से ऊपर वालों को वृद्ध कहा जाता है। अब जो 0 से 15 वर्ष के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको वे उत्पादनशील नहीं होते हैं, यानी कि उनके द्वारा उनमें कार्य करने की क्षमता उनको नहीं माना गया कि वो कार्य कर सकते हैं, तो वो उत्पादनशील नहीं होते, उनमें कार्य करने की क्षमता नहीं होती है। उन लोगों को शिक्षा चाहिए, उन लोगों को भोजन चाहिए, उन लोगों को कपड़े चाहिए, ये उनकी आवश्यकता होती है। तो उन आवश्यकताओं को कौन पूरा करता है? वयस्क पूरा करते हैं। उनकी आवश्यकताओं को कौन पूरा करता है? वयस्क। क्योंकि ये बच्चे जो उत्पादनशील नहीं होते हैं, इनको उत्पादनशील नहीं माना गया है, वो तो उस समय पढ़ रहे होते हैं ना, तो उनको उत्पादनशील नहीं माना गया है। इनको कार्य करने की क्षमता इनमें नहीं मानी गई कि ये कार्य नहीं कर सकते, उत्पादन नहीं कर सकते, ये कमा नहीं कर सकते, आय प्राप्त नहीं कर सकते। तो और दूसरा जो है 15 से 59 वर्ष के बच्चे, इनको क्या माना जाता है? ये उत्पादन आर्थिक रूप से उत्पादनशील होते हैं और जैविक रूप से क्या होते हैं? प्रजननशील होते हैं। आर्थिक रूप से उत्पादनशील और जैविक रूप से ये क्या होते हैं? वयस्क प्रजननशील होते हैं। यानी कि इनको क्या कहा जाता है कि यही क्या करते हैं? ये जनसंख्या का मुख्य भाग होता है, यही क्या करता है? उत्पादन करता है। आर्थिक रूप से उत्पादन कौन करता है? यही करता है। और इसी पे बच्चे क्या होते हैं? निर्भर करते हैं। उत्पादन कौन करता है? आय कौन कमाता है? ये 15 से 59 वर्ष के वयस्कों को ही क्या माना गया है? उत्पादनशील माना गया है। तो यही क्या करते हैं? मतलब प्राप्त करते हैं, और ये इन पे डिपेंड होते हैं। ये जो तीसरा है 59 वर्ष से अधिक, ये उत्पादनशील होते हैं लेकिन इनकी इच्छा के अनुसार, यानी कि ये अपनी इच्छा से काम कर सकते हैं। ये भी इनको भी उत्पादनशील माना गया, लेकिन ये अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकते हैं। ये अगर इसमें से कोई काम नहीं करे उसे बेरोजगार माना जाएगा, लेकिन अगर 59 साल से अधिक का कोई व्यक्ति है तो इसको बेरोजगार नहीं माना जाएगा। तो ये उत्पादनशील होते हैं, यानी कि ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो बड़ी बड़ी भर्तियां होती हैं उनमें इन्हें उस योग्य नहीं माना जाता है। 59 या 60 साल से ऊपर का जो व्यक्ति है वो किसी भी भर्ती में उसको योग्य नहीं माना जाता है, जबकि योग्य वयस्कों को ही माना जाता है। तो ये कोई काम नहीं कर सकते हैं, अपने मन मुताबिक काम कर सकते हैं, लेकिन इन्हें काम करने योग्य माना नहीं जाता है। अब देखिए, अब जो बच्चे हो गए और ये वृद्ध हो गए, ये किस पे निर्भर करते हैं? ये वयस्कों पे निर्भर करते हैं। तो बच्चों की अधिक संख्या और वयस्कों की अधिक संख्या इनके उत्पादन को क्या करती है? प्रभावित करती है। यानी कि जितना आय प्राप्त करते हैं उसमें से उस आय का अधिकांश भाग बच्चों और वृद्धों के द्वारा खर्च कर लिया जाता है, क्योंकि वृद्ध किसी काम, अधिकतर वृद्ध जो होते हैं 59 साल 60 साल के ऊपर के किसी काम लायक नहीं रह जाते हैं। ये दवाओं पे निर्भर करने लग जाते हैं, तो ये खर्च को बढ़ाते हैं। जबकि बच्चों को पौष्टिक आहार चाहिए, बच्चों को पौष्टिक आहार, शिक्षा, कपड़े, तो ये और ये क्या करते हैं? इनपे निर्भर करते हैं। तो इनकी आय को ये दोनों क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। बच्चे और वृद्ध क्या करते हैं? उनकी आय को प्रभावित करते हैं। तो ये था आयु संरचना। अब अगला जो पॉइंट है वो है लिंग अनुपात। तो आयु संरचना जो होता है 3 भागों में इसको बांटा गया है: बच्चे, वयस्क, वृद्ध। डिपेंड किसपे होते हैं? सभी लोग बच्चे और वृद्ध वयस्क पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि वयस्क भी उत्पादनशील होते हैं। काम करने की ज्यादा से ज्यादा क्षमता किसमें होती है? इन्हीं के पास होती है। देखिए, लिंग अनुपात क्या होता है? ये इसका सीधा मतलब ये हो जाएगा, लिंग अनुपात किसे कहते हैं? 1000 पुरुषों पर, याद समझिएगा, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है? लिंग अनुपात कहलाती है। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है? लिंग अनुपात। यानी कि 1000 पुरुष अगर हैं तो वहां पे किसी क्षेत्र में 1000 पुरुष हैं तो उसमें कितनी स्त्रियां हैं? तो वही 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की जो संख्या है वही क्या कहलाती है? लिंग अनुपात कहलाती है। अब देखिए, यह क्या है? यह जो लिंग अनुपात है वह एक समय में स्त्री और पुरुष के बीच समानता मापने का सामाजिक सूचक है।
लिंग अनुपात क्या है? ये एक सामाजिक सूचक है, इसमें स्त्री और पुरुषों की समानता मापने का। क्या स्त्री और पुरुषों में समानता है? अगर लिंग अनुपात बराबर है तो हम मान सकते हैं कि स्त्री और पुरुष में समानता है। अगर लिंग अनुपात बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि स्त्री और पुरुष में समानता नहीं है। तो ये क्या करता है? यह स्त्री और पुरुषों में समानता मापने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कौन? लिंग अनुपात। लेकिन देखिए जो लिंग अनुपात है, कुछ वर्ष जो भारत में हम कहना है कि लिंग अनुपात वो स्त्रियों के क्या कहते हैं, पक्ष में नहीं रहा है। भारत में जो लिंग अनुपात है वो स्त्रियों के पक्ष में नहीं रहा है। हमेशा लिंग अनुपात में ये देखा गया है कि पुरुषों की संख्या स्त्रियों से ज्यादा रही है। तो लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है कि 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या जो होती है, 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है? लिंग अनुपात कहलाती है। 1000 पुरुषों में महिलाओं की जो संख्या होती है वह क्या कहलाती है? लिंग अनुपात कहलाती है। और देखिए पिछले कुछ वर्षों में जो लिंग अनुपात रहा 1951 से 2011 के 1951 से 2011 के अनुसार जो लिंग अनुपात रहा उसको हम देखते हैं। तो 1951 में जो लिंग अनुपात था वो कितना था? 946। 1951 में लिंग अनुपात कितना था? 946। मतलब ये कि 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या कितनी थी? 946। वही 1961 में जो लिंग अनुपात था वो घट के कितना हो गया था? 941। अब 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या कितनी थी? 941। फिर 1971 में जो लिंग अनुपात था वो पुनः घट के कितना हो गया? 930। यानी कि लिंग अनुपात घटता जा रहा था, लड़कियों को कम पैदा किया जा रहा था, लड़कों को ज्यादा पैदा किया जा रहा था। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि लड़के ज्यादा पैदा हो रहे थे, लड़कियां कम पैदा हो रही थी। 946 एक हजार पे 61 में 941, 71 में 930। फिर 1981 में क्या हुआ? 1981 में जो लिंग अनुपात था वो थोड़ा सा बढ़ गया, 930 से कितना हो गया? 934। फिर 1991 में क्या हुआ? 1991 में लिंग अनुपात पुनः घट गया और पुनः घट के कितना हो गया? 929 हो गया। फिर 2001 में क्या हुआ कि थोड़ा सा लिंग अनुपात बढ़ा और बढ़ के कितना हो गया? 933। और लास्ट जो जनगणना हुआ 2011 में उसमें लिंग अनुपात बढ़ के 943। तो ये है आंकड़े। इसका मतलब आप समझिए 1951 में लिंग अनुपात 946 था, मतलब 1000 पुरुषों पे 946 स्त्रियां थी। 61 में फिर घट गया 1000 पुरुषों पे 941 स्त्रियां हो गई। 1971 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पे 930 स्त्रियां हो गई। 1981 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पे 934 स्त्रियां मतलब महिलाएं। 1991 में 1000 पुरुषों पे 929 महिलाएं। 2001 में महिलाओं की संख्या थोड़ी सी बढ़ी, 1000 पे 933 महिलाएं। और 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पे जो जनसंख्या महिलाओं का था कितना था? 943। ये है लिंग अनुपात। इसी को क्या कहा जाता है? लिंग अनुपात। 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या होती है वही क्या कहलाती है? लिंग अनुपात कहलाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में हमेशा लिंग अनुपात जो रहा है वो महिलाओं के क्या कहते हैं, महिलाओं के पक्ष में नहीं रहा है बल्कि पुरुषों के पक्ष में ही रहा। हमेशा महिलाओं की संख्या कम रही है। ये इसका क्या बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसके कारण अशिक्षा हो सकती है, अज्ञानता हो सकती है, ये सब इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं की संख्या क्या रही है? ज्यादा रही है। जैसे हम कह रहे हैं कि केरल है, राज्यों में केरल है जिसमें महिलाओं की संख्या कितनी रही है? 1079। महिलाओं में केरल में जो केरल है वहां पे कितनी रही है? 1084। महिलाओं की संख्या केरल में 1000 पुरुषों की महिलाओं की संख्या कितनी रही है? 1084 रही है। वहीं पांडिचेरी है, पांडिचेरी केंद्र शासित राज्य है जिसमें महिलाओं की संख्या कितनी रही है? 1038। चलिए हाँ 1038। पांडिचेरी में 1038 रहा है और यहाँ पे केरल में 1084 रहा है। यानी कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या ज्यादा रही है। इन राज्यों में, दोनों राज्यों में महिलाओं की संख्या ज्यादा रही है पुरुषों के मुकाबले में। वहीं जो भारत की राजधानी दिल्ली है वहां पे 1000 पुरुषों में
दिल्ली जो है वहां पे 1000 पुरुषों में जो महिलाओं की संख्या रही है वो 866 रही है। और यह दिल्ली का आंकड़ा, दिल्ली में 866 रहा है। वहीं पे हरियाणा जो है, हरियाणा में दिल्ली के पास ही हरियाणा राज्य है, जहाँ पे महिलाओं की संख्या कितनी रही है 877। इन राज्यों में जो लिंग अनुपात है वो काफी कम है। 1000 पुरुषों के दिल्ली में 866 महिलाएं और हरियाणा में 877 महिलाएं रही हैं। तो ये था लिंग अनुपात। आई होप आपको लिंग अनुपात के बारे में समझ में आया होगा। लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है? 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या जो होती है वही लिंग अनुपात कहलाती है। अब अगला है साक्षरता दर। साक्षरता दर देखिए, अब जो साक्षरता दर किसी भी देश के लिए जनसंख्या के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। साक्षरता जो है, शिक्षा जो है किसी भी देश की जनसंख्या के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। ये क्या करता है? साक्षरता क्या करता है? बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने में, शोध के कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि शोध का कोई काम करना है, अगर कोई व्यक्ति साक्षर है वही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है। मुख्य निर्णय कौन ले सकता है? जो पढ़ा लिखा है, जिसके अंदर क्या है, बुद्धिमानी है, वही इस प्रकार के निर्णय ले सकता है। शोध या विकास के कार्य वही कर सकता है। तो ये तो साक्षरता दर क्या हुआ है? किसी भी देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिस देश के लोग जितने ज्यादा साक्षर होंगे वह देश उतना ही तेजी से विकास करेगा। यार जिन देशों में निरक्षरों की संख्या ज्यादा होगी वो देश क्या होगा? हमेशा पीछे ही रहेगा, क्योंकि वहां पे बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय, मुख्य निर्णय लेने वालों की कमी रहेगी। तो जहाँ पे मुख्य निर्णय जो बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वो देश क्या करते हैं? वो देश तुरंत क्या करते हैं? विकास करते हैं। किसी भी देश के लिए साक्षरता बहुत ही अनिवार्य है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किसे कहते हैं? साक्षरता किसे कहा जाता है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार, जो है 11 के अनुसार, जनगणना के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 2011 की जनगणना के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष से आगे है, यानी कि 7 वर्ष से बड़ा है, 7 वर्ष से अधिक है, और वो कोई भी किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, तो उसे क्या माना गया है? साक्षर माना गया है। एक बार और सुनिए, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष से ज्यादा है, 7 वर्ष से बड़ा है, 7 वर्ष से बड़ा है, 7 या उससे बड़ा है, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष से बड़ा है और वह किसी भी भाषा को समझ लेता है और उसको समझकर पढ़ या लिख लेता है, तो उसे क्या माना जाता है? साक्षर माना जाता है। उसे क्या माना जाता है? साक्षर माना जाता है। कि अगर वो पढ़ लिख लेता है, कोई भी कुछ भी लिखा हुआ पढ़ लिख लेता है, तो उसे क्या माना जाता है? साक्षर माना जाता है। देखिए, भारत में पहले साक्षरों की संख्या बहुत ही कम थी। अंग्रेजों के जमाने में भारत की साक्षरता दर थी वो बहुत ही कम थी। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर है इस समय वो कितना परसेंट है? 73%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है? 73% है। और जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो कितना परसेंट है? 80.9%। पुरुषों का जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार 80.9% है, और सभी लोगों को मिला के 73% है। वही महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो कितना परसेंट है? 64.6%। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। ये सब किसके आंकड़े हैं? 2011 के आंकड़े हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष से अधिक है और वो किसी भी भाषा को समझ लेता है, पढ़ लिख लेता है, तो उसे हम क्या मानते हैं? साक्षर मानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है 73% है, जिसमें पुरुषों का 80.9% और महिलाओं का 64.6%। तो ये था साक्षरता दर। आयोग आपको साक्षरता दर भी समझ में आया होगा। एक पॉइंट हम भूल गए थे, जैसे हम आयु संरचना में हमने क्या पढ़ा कि बच्चे और वृद्ध और वयस्क, बच्चे, वृद्ध और वयस्क। तो देखिए, अब मैंने उसका आंकड़ा आपको नहीं बताया कि कितने बच्चे हैं, कितने वृद्ध हैं और कितने वयस्क हैं। तो ये इसमें आंकड़ा, इसको समझिए।
अब देखिए इसमें मान लीजिए पूर्ण जनसंख्या है, ये क्या है, पूर्ण जनसंख्या है। तो अब इसमें जो वयस्कों की संख्या है वो कितना है, और बच्चों की संख्या कितना है, और वृद्धों की संख्या कितना है। तो जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 34.4%। बच्चे कितने हैं, 34.4%। ये बच्चों की संख्या, भारत में बच्चों की संख्या कितनी है, 34.4%। वही अगर हम बात करें वृद्धों की संख्या कितनी है, तो वो है बहुत ही कम, 6.9%। 6.9 क्या है, भारत की कुल जनसंख्या में वृद्धों की जो संख्या है आबादी है वो 6.9% है। बच्चों की कितनी है, 34.4% है, क्योंकि बच्चे जो है 0 से 15 वर्ष के बीच को माना गया है, तो उनकी संख्या 34.4% है। वृद्धों को 59 या 60 से ऊपर माना गया तो उनकी संख्या है 6.9%। बाकी जो 58.7% है ये क्या है, वयस्क। इनकी संख्या ज्यादा क्यों है, इसलिए ये जो होते हैं इनकी उम्र जो होती है 15 से 59 वर्ष तक के लोगों की संख्या वयस्क में आती है, तो इसलिए इनकी जो संख्या है कितनी है, कुल जनसंख्या का 58.7% क्या है, वयस्क हैं। तो इस तरह से इन्हें कैटेगरी में बांटा गया है। अब अगला पॉइंट है व्यवसायिक संरचना है। व्यवसायिक संरचना, देखिए अब हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से जो क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत है वह विकास का महत्वपूर्ण सूचक है। जो आर्थिक रूप से क्या करता है, काम करता है, क्या कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से जो काम करता है, क्रियाशील जनसंख्या का मतलब यह है कि काम करने वाली जनसंख्या, तो वो क्या करती है, विकास का महत्वपूर्ण सूचक होती है। अब विभिन्न प्रकार के जो व्यवसायों के अनुसार जो किए गए काम होते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को क्या कहते हैं, व्यवसायिक संरचना कहते हैं। व्यवसायिक संरचना किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या का वितरण। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय तो विभिन्न प्रकार के होते हैं ना, एक ही काम तो होता नहीं, बहुत सारे व्यवसाय होते हैं। कृषि का व्यवसाय करना, उद्योग का व्यवसाय करना, व्यापार करना, तो बहुत सारे व्यवसाय होते हैं ना। तो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार जनसंख्या का जो वितरण किया जाता है, किए गए जनसंख्या का वितरण क्या कहलाता है, व्यवसायिक संरचना कहलाता है। बराबर, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या का वितरण क्या कहलाता है, व्यवसायिक संरचना कहलाता है। अब देखिए अगर हम व्यवसायिक संरचना की बात करें तो यह 3 भागों में इसको बांटा गया है। व्यवसायिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला प्राथमिक, पहले को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, ये सब क्या है, व्यवसाय है, अभी मैं बता रहा हूं इसके बारे में। और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। व्यवसाय जो होते हैं भारत में 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से व्यवसाय आते हैं, कृषि हो गया प्राथमिक व्यवसाय, पशुपालन हो गया प्राथमिक व्यवसाय, ये जो क्या कहते हैं बाग से संबंधित जो होते हैं, मछली पालन, ये सब क्या है, प्राथमिक व्यवसाय। यानी कि कृषि, पशुपालन, मछली पालन, बाकी अन्य पालन और बाग से संबंधित जो होता है बागवानी, वो सब क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। वही अगर द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो उद्योग, जो उद्योगों से उत्पादन होता है, या हाँ यही उद्योगों से जो उत्पादन होता है वो क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। जो भवन निर्माण किया जाता है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो द्वितीय क्षेत्र का काम होता है क्या, उद्योगों से जो उत्पादन होता है, जो कारखानों से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। जो भवन निर्माण किया था वो द्वितीय क्षेत्र में। ये तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, संचार हो गया, संचार, यातायात और फिर बैंकिंग और बाकी जो अन्य सेवाएं होती हैं, संचार, यातायात, परिवहन, बैंकिंग, ये सारी जो सेवाएं होती हैं वो तृतीय क्षेत्र में आती है। तृतीय क्षेत्र उत्पादन नहीं करता है बल्कि सेवा देता है, तो ये होती है तृतीय क्षेत्र। तो ये 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, इसी में सारे काम या अन्य चीजें आती हैं। अब देखिए अब हम बात करें विकसित और विकासशील देशों की, तो
दोनों में अंतर होता है, दोनों के कार्य क्षेत्र में बहुत ही अधिक अंतर पाया जाता है। विकसित और विकासशील देशों के कार्य क्षेत्र में बहुत ही अधिक अंतर पाया जाता है। क्या कि जो विकसित देश के कार्यशील जनसंख्या है वो ज्यादा से ज्यादा द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में लगे हुए हैं। विकसित देश जो है उसकी ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या कौन सा काम करती है? द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, यानी कि उद्योग से संबंधित और यातायात संचार की ये सेवाओं से संबंधित काम, ये क्षेत्र है विकसित देश के लोग इसमें ज्यादा काम करते हैं, द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में। वहीं इसके उलट जो विकासशील देश के लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा किसमें लगे हुए हैं? प्राथमिक क्षेत्र में, यानी कि कृषि काम में। जैसे कि भारत के लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? कृषि काम करते हैं। तो विकासशील देश के लोग जो है, विकासशील देश की ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या क्या करती है? प्राथमिक क्षेत्र में काम करती है, कृषि क्षेत्र में काम करती है। वहीं विकसित देश की जो ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या है वो द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम करती है। जैसे हम उदाहरण अगर लें तो भारत की जो जनसंख्या है, भारत की कुल जनसंख्या का 64% हम कह रहे हैं, भारत की कुल जनसंख्या का 64% जो जनसंख्या है वो क्या करती है? प्राथमिक क्षेत्र में काम करती है, यानी कि कृषि से संबंधित काम करती है। वहीं भारत की जनसंख्या का 13% सिर्फ भाग द्वितीय क्षेत्र में काम करता है। प्राथमिक क्षेत्र में 64% काम करता है, कृषि क्षेत्र में 64% काम करता है। जो पूरा जनसंख्या, कुल जनसंख्या का 13% भाग द्वितीय क्षेत्र में काम करता है और कुल जनसंख्या का 20% भाग जो है वो तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र में काम करता है। तो भारत के लोग डिपेंड किस पे है? निर्भर किस पे है? ज्यादा से ज्यादा कृषि पे। जबकि विकसित देशों के लोग ज्यादा किस पे निर्भर है? द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र पे। तो ये है व्यवसायिक क्षेत्र। अब अगला पॉइंट क्या है? आई होप आपको ये तीनों के बारे में समझ में आया होगा। अगला जो पॉइंट है वो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य भी क्या होता है? किसी भी देश के लिए स्वास्थ्य जो होता है काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर जिस देश के लोग जितना ही ज्यादा स्वास्थ्य होंगे वो उतना ही ज्यादा उत्पादन करेंगे। तो स्वास्थ्य जो है जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है। जितना ही जनसंख्या स्वस्थ रहेगी उतना ही वो क्या करेगी? उत्पादन कार्य करेगी। अब विकास की प्रक्रिया, ये स्वास्थ्य क्या करता है? विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। मैंने क्या बताया कि विकास उस क्षेत्र का ज्यादा होगा, उस देश का ज्यादा होगा जहाँ के लोग क्या है? जहाँ के लोग ज्यादा स्वस्थ हैं, यानी कि जहाँ के लोग स्वस्थ हैं वहाँ पे विकास ज्यादा होगा, क्योंकि वो रेगुलर काम करेंगे, रेगुलर उत्पादन करेंगे, उनका उत्पादन ज्यादा होगा। अब हम बात करें विकास के लिए, देखिए स्वास्थ्य के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई कि स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई, बहुत सारे बीमारियों से निपटने के लिए टीकाकरण किया गया। यानी कि सरकार ने अपनी तरफ से विभिन्न योजनाएं चलाई, विकास के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाएं चलाई। लेकिन फिर भी जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उतना जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो पड़ नहीं पाया। जैसे मृत्यु दर में 1951 में मृत्यु दर कितनी थी? लगभग 25 थी। 1951 में जब जनगणना हुआ था तो मृत्यु दर कितनी थी? 25, यानी कि 1000 से मरने वालों की संख्या कितनी थी? 25। वहीं 2000 जब 11 की जनगणना हुआ तो 2011 की जनगणना के अनुसार मृत्यु दर थोड़ी सी घटी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार मृत्यु दर कितनी हो गई? 7.2। 2051 में 1951 में 25 थी, 1000 में मरने वालों की संख्या 25, और 2011 में 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या कितनी थी? 7.2। तो हम कह सकते हैं कि सुधार तो हुआ, स्वास्थ्य में सुधार हुआ, लेकिन अभी भी बहुत ही सुधार की जरूरत है। इसी तरह से हम ये बात करें कि 1951 में जो आयु संरचना, जो एवरेज क्या कहते हैं? आयु, हर व्यक्ति की जो एवरेज आयु होती है इसे औसत आयु कहा जाता है। तो 1951 में कितनी थी? वो सिर्फ बहुत ही कम थी, 36.7 वर्ष। यानी कि एक औसत आयु क्या होता है कि जितने भी व्यक्ति हैं उनकी सभी को जोड़ के उतने व्यक्तियों से भाग दिया जाए तो वो औसत आयु निकल जाए। जैसे कि 10 लोग हैं, 10 लोगों की जो आयु होती है, 10 की जो जितने वर्ष तक जिए, 10 लोग की औसत आयु अगर निकालना है तो जितने लोग 10 लोग जितना साल तक जिए उन सालों को जोड़ के 10 से भाग दे दिया जाए तो औसत आयु निकल जाता है। तो औसत आयु जो थी 1951 में भारतीयों की 36.7 वर्ष थी, जो 2011 में बढ़ के कितना हो गया? उसका दोगुना हो गया था, 67.9 वर्ष हो गया था।
औसत आयु जो 51 में 36 था, 36.7 वर्ष, वो 2011 में कितना हो गया 67.9 वर्ष। तो इससे हम कह सकते हैं कि सरकार के विभिन्न प्रयासों से जो आयु थी वो बढ़ी थी। विभिन्न प्रयासों का मतलब हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधित दवाओं की मुफ्त में बहुत सारी दवाएं बांटी जाती हैं, स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है, और शुद्ध जो पानी होता है, शुद्ध जल पर ध्यान दिया गया है। तो ये सारी सरकार की भूमिका रही है, इससे जो औसत आयु थी वो क्या हुई, बढ़ी है। तो स्वास्थ्य का मतलब यही है कि स्वास्थ्य के लिए सरकार ने लगातार प्रयास किया है। स्वास्थ्य जो होता है, स्वास्थ्य किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो ज्यादा काम करेगा, स्वस्थ नहीं है तो काम नहीं करेगा, हमेशा बीमार रहेगा, तो सरकार को उस बीमारी के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। जो देश के लोग, जिस देश में जितना ज्यादा लोग बीमार रहेंगे, सरकार को उतना ज्यादा खर्च होगा, तो उस देश का विकास नहीं हो पाएगा। अगर जिस देश में क्या कहते हैं, जिस देश में स्वास्थ्य बीमारों की संख्या कम है, जिस देश में लोग बीमार नहीं है, तो वहाँ पे सरकार को पैसा कम खर्च करना पड़ेगा, तो वहाँ के लोग क्या होंगे, उस देश का विकास होगा, तो वहाँ के लोगों का भी विकास होगा। तो ये था स्वास्थ्य। अब अगला है किशोर जनसंख्या। देखिए, भारत की जनसंख्या का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो क्या है, किशोर जनसंख्या का है। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, किशोर जनसंख्या का है। अब ये जो किशोर जनसंख्या होता है, वो कुल जनसंख्या, भारत में जो किशोर जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या का कितना है, 5वां भाग है। जो किशोर जनसंख्या है वो भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसका 5वां भाग, यानी कि हम कह सकते हैं 20%। किशोर जनसंख्या कितना है, भारत की कुल जनसंख्या का 20% है, 5वां भाग है। अब किशोर जनसंख्या को किसमें मापा जाता है, 10 से 19 वर्ष तक के लोगों, 10 से 19 वर्ष तक के बीच का जो उम्र के लोग होते हैं उन्हें किशोर माना जाता है, तो वो किशोर जनसंख्या में आते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है, 10 से 19 वर्ष की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है, 20% है। और ये महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन है। क्या है, ये काफी महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन है। इन्हें पौष्टिकता की आवश्यकता ज्यादा होता है। किशोरों को जो 10 से 19 वर्ष के हैं, इन्हें पौष्टिकता की आवश्यकता ज्यादा होता है, वृद्धों और बच्चों से भी ज्यादा होता है। इन्हें पौष्टिकता की जो आवश्यकता है वो वृद्धों और बच्चों से भी ज्यादा होता है। और अगर वो इन्हें पौष्टिकता नहीं मिलता है तो कई बार ये कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जो देश के लिए अच्छा नहीं है, उस परिवार के लिए अच्छा नहीं है। तो इन्हें पौष्टिकता की आवश्यकता ज्यादा होता है। बहुत जगह पे देखा जाता है कि जो किशोरियां होती हैं वो पौष्टिकता की कमी के कारण, अच्छे भोजन न मिलने के कारण वो रक्तहीनता की शिकार हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं किशोर जनसंख्या में आता है। तो मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि इनके स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, इन्हें पौष्टिक भोजन देना आवश्यक है, जिससे ये, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जनसंख्या है किसी भी देश के लिए, जो किशोर जनसंख्या वो काफी महत्वपूर्ण है। तो इन्हें ज्यादा स्वस्थ रखने की आवश्यकता है ताकि ये कुपोषण के शिकार न हो। तो सरकार, हर देश की सरकार ये ध्यान देती है कि इस वर्ष की जो होते हैं, क्योंकि इसके बाद से ये उत्पादन करना शुरू कर देते हैं, ये कार्यशील जनसंख्या हो जाती है, तो इस पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये होती है किशोर जनसंख्या। किशोर जनसंख्या का मतलब जो जनसंख्या जिनकी उम्र 10 से 19 वर्ष के बीच होती है वो किशोर जनसंख्या की कैटेगरी में आते हैं। और इनका जो भाग है भारत में वो कितना है, 20%, यानी कि जनसंख्या का 20% जो भारत में है वो किशोर जनसंख्या में आते हैं। अब अगला है, लास्ट है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और जो 2000 है
उसमें किशोर और किशोरियों की पहचान उस रूप में की जानी चाहिए, उस महत्वपूर्ण रूप में की जानी चाहिए जिस पे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में किस पे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है? किशोर और किशोरियों पे। क्यों? मैंने पहले ही बताया कि ये देश के लिए काफी महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन है। किशोर और किशोरियां हैं वो क्या है? देश के लिए काफी महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन है। तो इन्हें किस बातों पे ध्यान देने की आवश्यकता है? पौष्टिक यानी कि पौष्टिक भोजन, किशोर और किशोरियों के स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो उसके लिए इन्हें पौष्टिक भोजन, गर्भधारण से संबंधित जो समस्या है उसके लिए, यौन से संबंधित बीमारियों के बारे में इनको जानकारी दी जाए। और फिर ऐसे तो इन लोगों के लिए, किशोर और किशोरियों के लिए पौष्टिक भोजन पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे ये ज्यादा बीमार न रहें। यौन संबंधित बीमारियों से संबंधित इनको जानकारी देने की आवश्यकता है। तो ऐसे कार्यक्रम चलाए जाए। इसीलिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं। 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई। किस सन में? 2000 में। इसे कहा जाता है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिसमें किन बातों पे ध्यान दिया गया? देर से विवाह किया जाए, बच्चों का, किशोरों का या किशोरियों का देर से विवाह किया जाए, देर से संतान उत्पत्ति किया जाए। इससे क्या होगा? देर से विवाह करने से जनसंख्या कंट्रोल होगी, देर से संतान उत्पत्ति करने से जनसंख्या कंट्रोल होगी। तो देर से विवाह करने के लिए मतलब संदेश दिया गया, देर से संतान उत्पत्ति करने के लिए संदेश दिया गया। यौन संबंध से क्या प्रभाव पड़ता है, यौन संबंध से क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में शिक्षा दिया गया। इस नीति के द्वारा उसका प्रचार और प्रसार किया गया। गर्भ निरोधक जो सेवाएं हैं उसका प्रचार और प्रसार किया गया। जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए गर्भ निरोधक जो सेवाएं हैं उसका प्रचार और प्रसार किया गया। खाद्य यानी कि खाने से संबंधित जो भी पौष्टिक आहार है, किन किन चीजों पे, किन किन खानों पे ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से खाने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, पौष्टिक आहार होते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये सारे कार्यक्रम 2000 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार चलाए गए। देखिए किसी भी देश के लिए जो मुख्य जो जनसंख्या जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। हर देश के लिए जो जनसंख्या है वो काफी महत्वपूर्ण है। वो भी वो जनसंख्या जो कार्यशील है या जो उत्पादन करने की क्षमता जिसमें ज्यादा है या उत्पादन करती है। जैसे मैंने बताया कि 15 साल से ऊपर 59 साल से नीचे ये क्या करती है? उत्पादन करती है। तो जो उत्पादन करती है और उसमें से भी 10 से 19 साल वाले जो किशोर हैं, जो अभी 19 साल के मान लीजिए हैं तो 59 साल तक भी काम करेंगे, उनके अंदर भी 40 वर्ष काम करने की क्षमता है। तो ऐसे लोगों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो क्यों? क्योंकि ये देश के आधार होते हैं। यही जो जनसंख्या होती है किशोरों की, वो देश के आधार होते हैं और देश के विकास के मार्ग में आगे ले जाने में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार ने उन पे ध्यान देने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये सारी जितने भी मैंने पॉइंट बताया आपको समझ में आया होगा। तो आज लिखना ही, धन्यवाद।